हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, आपकी फैमिली भी बेहतर होगी। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एएमयू बीएलएलबी में जो प्रीवियस ईयर 2019-20 में इंडियन पॉलिटी सेक्शन में जो क्वेश्चन आए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम लिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड इन द इलेक्शन। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, ये मेथड है ये किस इलेक्शन में यूज होता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन पे चलते हैं। ए मेंबर ऑफ लोकसभा, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डी मेंबर ऑफ जिला परिषद। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा बी फॉर बॉल वाला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के इलेक्शन में और काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट जो होती है ना, जहाँ पे दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस तो हर जगह होते हैं, जो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे एमएलएज को, वो लोअर हाउस होता है। अपर हाउस होता है एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इस मेथड से भी इलेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इलेक्ट होते हैं दोस्तों। और आज मतलब अपने इंडिया में जो है 6 जगह जो है स्टेट असेंबली में अपर हाउस, 2 हाउस हैं, बाईकैमरालिज्म है 6 स्टेट में, सिर्फ 6 स्टेट में बाईकैमरालिज्म है और सब में सिंगल एमएलए ही इलेक्ट होते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी फॉर बॉल वाला। एक बार पढ़ के भी बता देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल इज यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसीज के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज टर्म्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है, सी ऑप्शन है, एजुकेशन एंड कल्चर राइट है, डी ऑप्शन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दोस्तों, ये है डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हमारे राइट का वायलेशन होता है, ठीक है, तो हम किस राइट के तहत, किस राइट के जरिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने राइट के वायलेशन के लिए अर्जी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट अर्जी दे सकते हैं। तो वो दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के, आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के जरिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने राइट जो वायलेशन हो रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ के बता देते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट इन केस योर राइट इज वायलेटेड बाय एनीवन यू मे मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट। अगर हमारा कोई राइट वायलेट करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और आर्टिकल नंबर 26 के तहत हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ए ऑप्शन है BN राव, बी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी फॉर बॉल, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी फॉर कैट वाला इसका आंसर होगा। दोस्तों, जब पहली मीटिंग हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे हमारे बुजुर्ग थे, मतलब सबसे बूढ़े थे, उन्हें हमने सम्मान देने के लिए कुछ दिन एक टेम्परेरी जो है सम्मान देने के लिए टेम्परेरी उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया था। लेकिन जब दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें हमने परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु वाज द फर्स्ट वीमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दोस्तों, पूछ रहा कि फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है।
ए ऑप्शन है मीरा कुमार, बी सरोजिनी नायडू, सी मारेट अल्बा, डी अमृत कौर। दोस्तों इसका होगा सी ऑप्शन मैरिट अल्बा, जो कि गलत लिखा था, इसका नाम है वायलेट अल्बा, सी फॉर कैट वाला आंसर होगा। दोस्तों वायलेट अल्बा जो थी 1962 में पहली बार डिप्टी चेयरमैन बनी थी राज्यसभा की, और ये पहली फीमेल लॉयर हैं जो हाई कोर्ट को इन्होंने प्रैक्टिस की थी। ये पहली फीमेल लॉयर हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अपीयर हुई थी पहली बार। फर्स्ट फीमेल लॉयर भी हैं जो हाई कोर्ट में अपीयर हुई थी, और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं दोस्तों वायलेट अल्बा। और दोस्तों मीरा कुमार जो हैं ये पहली लोकसभा स्पीकर हैं। मीरा कुमार कौन है दोस्तों? पहली लोकसभा स्पीकर। और सरोजिनी नायडू हैं ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। और अमृत कौर जो हैं दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर रही थी पहली कैबिनेट में, जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस बन हुई थी। इन्हें पहली कैबिनेट मिनिस्टर भी, फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर भी अमृत कौर को कहा जाते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है ना दोस्तों, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे। चलते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पे। इन 1773 द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप इन कलकत्ता वाई, मतलब 1973 में सुप्रीम कोर्ट जो था किस एक्ट के तहत सेटअप किया गया था, उस एक्ट को क्या कहते हैं? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी चार्टर एक्ट, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के तहत सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में सेटअप किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सिक्स क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज किस स्टेट की है? ए ऑप्शन नागालैंड, बी कर्नाटका, सी वेस्ट बंगाल, डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड एक वाहिद स्टेट है, मतलब एक ऐसा स्टेट है जिसने सिर्फ इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया। एडिशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश बहुत से स्टेट की है। नागालैंड स्टेट एक ऐसा है जिसने एक ही सिंगल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, वो भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। दोस्तों हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया कि हम एक लैंग्वेज को ना चुन के जहाँ जहाँ जैसी लैंग्वेज बोली जाती है स्टेट को हक दिया गया कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नागालैंड जो ऐसा है, चलिए दोस्तों देखते हैं। नागालैंड स्टेट अडॉप्टेड इंग्लिश एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। इंग्लिश एज एडिशनल लैंग्वेज अडॉप्टेड मेनी स्टेट, एग्जाम्पल हरियाणा, केरला और बहुत सी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी इज हिंदी एंड एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इज उर्दू। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? दोस्तों किसको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोलते हैं? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में जाके। अगर कोई भी केस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ हो रहा तो अटॉर्नी जनरल उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी तरफ से डिफेंड करेगा जाके दोस्तों। और अटॉर्नी जनरल जो है इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया है, और ये जो है दोस्तों पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी हिस्सा ले सकता है, बट ये वोट नहीं करता है दोस्तों, सिर्फ हिस्सा ले सकता है, जाके बैठ सकता है पार्लियामेंट में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया, लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन दोस्तों। इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड? सिटीजनशिप एक्ट जो है कब पास हुआ? दोस्तों ये इस समय जो है हाईलाइट बहुत हुआ है एक्ट, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। ये क्वेश्चन हो सकता है 2020 में भी आ जाए किसी भी एग्ज़ाम में। दोस्तों
ये क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड? ए 1950s, बी 1995, सी 1960, डी 1965। ऑप्शन दोस्तों है 1955। और ये अमेंड कब हुआ है? अभी जल्दी 2019 में। दोस्तों इसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज़ मतलब अफ़गानिस्तान में भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, पाकिस्तान में भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, और बांग्लादेश में भी मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो मतलब जो भी माइनॉरिटीज़ वहाँ पे हैं ना, वो इंडिया में आ सकती हैं। अब उनको इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वहाँ पे उनके साथ कुछ गलत हुआ हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वो आ सकते हैं और पहले प्रूव करें कि हाँ हमें वहाँ से भगाया गया है इस तरीके से, और फिर इन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर कोई मुस्लिम आता है तो उसे सिटीजनशिप इस एक्ट के तहत वहाँ से, जैसे इन तीनों स्टेट से अगर कोई मुस्लिम आता है तो उसे नहीं प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसका ऑप्शन है बी 1955 और अमेंड किया गया है 2019 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, जय हिंद।